नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोहिणी विधानसभा के वार्ड N59 के पार्षद और युवा भाजपा नेता आलोक शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एमसीडी के चुनाव जो आने वाले हैं उनको लेकर क्या तैयारियां हैं। जो पिछले 5 सालों में वो पार्षद रहे उस दौरान उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या काम उन्होंने किए। साथ ही साथ इस बात पर भी हम उनसे सवाल करेंगे और जवाब जानेंगे कि किस तरीके से जो इलाके में क्या समस्याएं उनको देखनी पड़ी पिछले 5 सालों में और क्या काम वो करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मेरा पहला सवाल यही है सर, लगभग 4.5 साल हो गए आपको इस वार्ड में पार्षद के तौर पर, तो किस तरीके से कार्यकाल देखते हैं अपना। मैं यही कहना चाहूँगा कि काम बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुए हैं मेरे वार्ड के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेरे यहाँ से विधायक हैं वो श्री विजेंद्र गुप्ता जी हैं, जिनका मेरे को समर्थन और जिनका जो फंड है हमेशा मेरे वार्ड को मिलता रहा है। चाहे अगर मैं बात करूं कि दिल्ली सरकार ने तो फंड ना के बराबर दिया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 2 बहुत बड़े कम्युनिटी हॉल मेरे वार्ड के अंदर बनाए गए हैं, जो कम से कम 8-8 करोड़ रुपए की लागत के 2 कम्युनिटी हॉल हैं। उसके बाद कॉम्पैक्टर मशीन, मेरे यहाँ एक भी कोई कूड़ेदान, खुला ओपन कूड़ेदान नहीं है। लाइब्रेरी बनाई गई है, वरिष्ठ लोगों के लिए बैठने के स्थान बनाए गए हैं। वॉलीबॉल ग्राउंड, जो एक नाहरपुर का बहुत बड़ा एक सपना था, उसको भी साकार किया गया है। बाकी अनेकों खांचे, रोड वोड जो काम बेसिकली चलते हैं वो चल रहे हैं मेरे वार्ड में। तो काम को लेके हाँ मैं संतुष्ट हूँ कि हाँ, मगर जिस तेज़ी से काम होने चाहिए थे उस तेज़ी से काम नहीं हुए, क्योंकि कोविड काल भी रहा और कोविड काल के अंदर हमने देखा कि पॉल्यूशन भी रहा, एनजीटी का रहा, तो काम डिले भी हुए काफ़ी ज़्यादा। तो यही कहूँगा, मगर ओवरऑल मतलब काम बहुत अधिक मेरे वार्ड के अंदर हुए हैं। तो क्या लगता है कि क्या काम, आप जिस तरीके से बात की आपने कि जो तेज़ी होनी चाहिए थी वो तेज़ी नहीं दिखी आपको, तो क्या लगता है कि किस वजह से वो तेज़ी रह गई और क्या काम उस जो धीमी रफ्तार थी उस दौरान क्या काम जो ऐसे थे वो आपकी वजह से, मतलब उस वजह से माफ़ कीजिएगा, रह गए आपको लगता है। तेज़ी का मैं कहना चाहूँगा कि जो तेज़ी है, अगर मेरे पास 77 पारक हैं और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 कर्मचारी काम करने के लिए हैं। अगर जो एक हम स्टार्टिंग से देखते आए हैं कि कोर्ट ने भी कई बार दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है कि जो निगम का बकाया पैसा है उनको जल्द से जल्द उसको रिलीज़ किया जाए। जो पैसा रिलीज़ ना करने से हुआ क्या है कि जो कर्मचारी मिलने चाहिए थे, जहाँ पहले कम से कम 20 कर्मचारी एक वार्ड के अंदर एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का होते थे, आज सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 5 कर्मचारी है। तो आप समझ सकते हैं कि 5 कर्मचारी के होने के बावजूद भी काम उस गति को नहीं पकड़ सकता जो गति उसके अंदर पकड़नी चाहिए। तो ऐसे ही चाहे वो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की भर्ती हो, अपने वर्क्स डिपार्टमेंट की भर्ती हो, अपना हेल्थ को लेके उसके अंदर भर्ती हो, तो अनेकों ऐसी भर्तियां जो बहुत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और इसका सिर्फ और सिर्फ दोषी है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार की बात करें सर, आप दोषी उन्हें ठहरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार तो है, तमाम तरीके के पोस्टर हम देख रहे हैं एमसीडी चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां हैं। वो तो कह रहे हैं कि एमसीडी में बदलाव, अब आएंगे केजरीवाल, वो जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, मतलब सीधा उनका ये कहना है कि एमसीडी के अंदर में अब जो भाजपा पिछले 15 सालों से राज करती हुई आ रही है उसको बदलाव की ज़रूरत है और अब केजरीवाल को भी एमसीडी के अंदर राज करने की ज़रूरत है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। और आप कह रहे हैं कि दोषी ही आम आदमी पार्टी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, जनता को सब मालूम है। मैं आज चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक भी नए स्कूल का अगर निर्माण हुआ हो, एक भी नए पुल का निर्माण हुआ हो, एक भी नए कॉलेज का निर्माण हुआ हो, ऐसी कौन सी परियोजना है जो दिल्ली के अंदर लागू हुई। कोई ऐसी नई परियोजना भी आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक भी ऐसी योजना को बता दें। आज पूरी दिल्ली खोदी पड़ी हुई है। उस खोदने का कारण यही है कि उसके अंदर साइकिल ट्रैक बनाने का जो एक उन्होंने कहा कि साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, यहाँ लोगों के पास चलने के लिए स्थान नहीं है, वहाँ आप ऐसी ऐसी योजना लेके आ रहे हो जिसका साफ पता चलता है कि योजना सिर्फ और सिर्फ आपके मंत्रियों की जेब भरने के लिए ये योजना को बनाई गई है। शराब नीति की बात करें, दिल्ली की जनता को सब पता है कि जो शराब की नीति बनाई गई है वो पॉकेट के अंदर खोलने की नीति बनाई गई है, खांचों के अंदर खोलने की नीति बनाई गई है। जहाँ गाँवों के अंदर एक भी ठेका नहीं होता था वहाँ खोलने की नीति बनाई गई है। तो लोग बाग सब जागरूक हैं, उनको पता है कि जो दिल्ली सरकार की जो नीति है वो किस आधार पर है, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके की वो नीतियों अपनाना चाहते हैं।
जैसे हमने एक बार पिक्चर भी देखी थी उड़ता पंजाब, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज दिल्ली को भी उड़ता पंजाब वो बनाना चाहते हैं। आप तो कह रहे हैं उड़ता पंजाब बनाना चाहते हैं, आबकारी जो इनकी नीति आ रही, शराब जो ठेके उन्होंने खोले उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार जो है वो तो पंजाब चुनावों की भी तैयारी कर रही है। उड़ता पंजाब का आपने जिक्र किया, साथ ही साथ में जो शराब के नए ठेके खोले जा रहे हैं उसको लेकर तो दिल्ली सरकार लगातार बोल रही है कि हम लोग दिल्ली में टैक्स वसूलना चाहते हैं, ज़्यादा तरक्की होगी, पैसा ज़्यादा आएगा, तो वो अपने तर्क दे रहे हैं। नहीं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टैक्स आप नशा दे के आप टैक्स वसूलना चाहते हैं क्या? कि युवा पीढ़ी जिसको रोजगार चाहिए, आप उसको नशे की लत लगा के वो जो पैसा जो शराब में देगा, क्या उससे आप कमाना चाहते हैं? ऐसे कमाने से तो कोई लाभ नहीं है। और मैं कहता हूं कि जो साइन बोर्ड लगा के रोडों पे खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो MBA करे हुए हैं, जो BTech करे हुए बच्चे हैं, आज वो रोड पे खड़े हुए हैं। क्या दिल्ली सरकार ने यही भविष्य उन बच्चों का चुना था? कम से कम नौकरी देनी थी तो कम से कम ऐसी परियोजना लेके आते, ऐसे उद्योग खोले जाते, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं खोली जाती कि जिसमें जो BTech करने वाला, MBA करने वाला बच्चा, उसको सही मायने में उसको जॉब मिलती। सर आप कह रहे हैं कि कोई भी परियोजना लेकर आते, कोई भी नई नीति नहीं आई है, कोई भी नया स्कूल नहीं आया, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल को सुने, लगातार उनके इंटरव्यूज़ सुने, तो वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, मैंने फ्री यात्रा दे दी महिलाओं को बसेस के अंदर में। साथ ही साथ में हाल ही में हमने देखें अयोध्या के लिए भी ट्रेन रवाना हुई है, दूसरी ट्रेन भी दिसंबर के महीने में जाएगी, तीर्थ यात्रा जिसे योजना का नाम जो दिया गया है। साथ में अगर आम आदमी पार्टी के लोगों से बातचीत करें तो वो कहते हैं कि हमने बहुत हद तक दिल्ली के अंदर सुधार कर दिया है, बजट लगातार दिल्ली का बढ़ रहा है और वो बढ़ भी रहा है, हमने देख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार कुछ नया चीज़ तो कर नहीं रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुताबिक तो मैंने जो लोगों को आम चीज़ें ज़रूरत होती है, बिजली पानी, वो चीज़ें दे दी हैं। तो क्या लगता है MCD के अंदर में वो चीज़ें कामयाब हो पाएंगी? किसी हद तक लोग सोच पाएंगे उस बारे में? आप बिजली की बात करें तो बिजली अगर एक जगह अगर उन्होंने कम करी है तो जितने उद्योगपति हैं जिनकी फैक्ट्रियां हैं उनका बिजली का मीटर क्यों पैसे उसमें बढ़ाए गए, क्यों उनकी यूनिट का प्राइस बढ़ाया गया, मैं पूछना चाहता हूं मैं। दूसरी बात आपने पानी की कही, पानी आज की डेट में फ्री पानी है, मगर पानी पीने लायक नहीं है। वो पानी नहीं है, वो पानी जहर है। वो क्या फ्री में कोई जहर पीना चाहेगा क्या? वो तो ऐसी जब तक उसमें परियोजनाएं हैं, मैं कई बार जाता हूं, महिलाएं आपस में बात करती हैं, वो कहती हैं हम दिल्ली सरकार को पैसा देने को तैयार हैं, मगर कम से कम हमें साफ पानी तो मिले। आप फ्री की तो बात तो करते, अगर वो चीज़ मिले ही नहीं और मिले भी तो ख़राब मिले, तो ऐसे फ्री का क्या लाभ है? और डेंगू की बात जब केजरीवाल बड़े बड़े होर्डिंग लेके करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो डेंगू के लिए जो कर्मचारी लड़ाई करता है वो किसका कर्मचारी है? वो सिर्फ और सिर्फ MCD का ही कर्मचारी है। और MCD का ही कर्मचारी घरों में जाता है, वहाँ के कूलर चेक करता है, पानी चेक करता है। और कोरोना काल के अंदर अगर किसी भी कर्मचारी ने काम किया तो नगर निगम के कर्मचारी थे, चाहे घर से कूड़ा लेके आना हो, चाहे रोडों की सफाई हो, चाहे पार्कों की सफाई हो। जो पेशेंट पॉजिटिव भी होता है उसके घर से भी कूड़ा लाने का जिम्मा MCD के कर्मचारियों ने किया है। और आज MCD के कर्मचारी की वो हालत है कि उनको तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही। सीधा सीधा मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जनता को सब मालूम है कि दिल्ली सरकार की किस सोच, किस नीयत के साथ वो दिल्ली में राज कर रही है। ये राज लंबा चलने वाला नहीं राज है। ये दिल्ली सरकार वही सरकार है जो मौलवियों को तनख्वाह तो देती है, बट जो हिंदू हैं, जो हिंदू मंदिर हैं, मंदिर के जो पुजारी हैं, उनके लिए कोई सोचा नहीं जाता। तो आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार मुस्लिम वोटर्स को ध्यान ज़्यादा देती है, हिंदू को नहीं देती? मैं अगर कोविड के टाइम पे डॉक्टर, जो एक मुसलमान डॉक्टर था जो मर गया, उसको मुआवजा दिया जाता है, मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है, मुसलमानों के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। अभी रिंकू शर्मा का जब मर्डर हुआ, मैं उस मर्डर के अंदर मैं खुद गया था, मैं पूरी मैंने जानकारी ली, हॉस्पिटल तक गया, और जिन लोगों ने मारा, ठीक है, उसके खिलाफ आज तक केजरीवाल की अगर एक भी ट्वीट, एक भी आप उसकी एक भी लाइन अगर आप मेरे को बता दें चैलेंज के साथ, तो मैं राजनीति अपनी छोड़ दूंगा। मैं हिंदुओं के प्रति कोई भी उसकी स्टेटमेंट हुई, जब भी दंगे हुए, कुछ हुआ है, तो कभी भी हिंदुओं की सहानुभूति के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कभी CM का आपने कभी स्टेटमेंट या ट्विटर कभी नहीं देखा होगा। तो मैं कहना चाहूँगा ये बिल्कुल ही हिंदू विरोधी पार्टी है, जो हिंदुओं का ना भला सोचती, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, कुछ लोगों को विकास के लिए, उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
तो यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है और जल्द से जल्द इनको उसका जवाब अवश्य मिलेगा। सर एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि मुस्लिम वोटर्स को वो ज़्यादा चाहती है, हिंदुओं को नहीं चाहती है। हालांकि भाजपा पर ये आरोप लगते हैं कि वो हिंदुओं को चाहती है, और आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि वो भाजपा और हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ाई करवाती है। हिंदू क्यों ना, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। मैं अपने हिंदू भाई बहन के लिए काम करूँगा, मैं गर्व से कहता हूँ। लेकिन सर एक कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी में, जब देश का बंटवारा हुआ तो ये हिंदू देश था, वो मुसलमान देश था। पाकिस्तान जो मुसलमान देश था, यहाँ हिंदुओं को रहने का पूरा अधिकार था, वो मुसलमानों को रहने का अधिकार था। वो तो हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमने सभी धर्मों को अपनाया है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, हर धर्म यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रहता है। बट जब कोई एक पार्टी का नेता या कोई मुस्लिम नेता जब खुले मन से कहता है कि हमें अपने मुसलमानों की आबादी बढ़ानी है, दोबारा से हमें मुग़ल राज हिंदुस्तान के ऊपर करना है, तो एक पीड़ा होती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, भारत देश हिंदू देश है और हमें कम से कम हिंदू का मतलब ये नहीं कि हिंदू देश का मतलब ये है कि हाँ, जो राज्य है हमारा हिंदू देश राज्य है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी नीति है, वो सभी के लिए बराबर है। हमने कोई ना कभी लड़ाई का, कभी या किसी को भेदभाव की कभी मानसिकता से हमने सोचा है। बट हाँ, जितने समय से जो हिंदुओं को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो अब कम से कम मिलने लगी है। सर एक बहुत बड़ा आप बात बोल रहे हैं कि हिंदुओं का है मेरे हिसाब से, लेकिन आप एक पार्षद के तौर पर हैं, तो आप जिस वार्ड के भी पार्षद हैं, जिस भी पद पर आप बैठे हैं, तो वहाँ हर धर्म के लोग रहते होंगे, आप उनको सभी का विकास आपको करना है उन लोगों का। अगला सवाल मेरा एमसीडी से जुड़ा है सर। केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी और तमाम आप दिल्ली की जनता से अगर पूछेंगे कि सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, तो शायद लोग सबसे पहला नाम एमसीडी का लेते हैं। जितना भी मेरा सर्वे है, जितना भी मैं लोगों से बातचीत करता हूं, और तभी सभी लोग बोलते हैं कि एमसीडी सबसे करप्ट डिपार्टमेंट बन चुका है दिल्ली के अंदर में। अरविंद केजरीवाल मिशन 2022 चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है 2022 के अंदर में। तो क्या लगता है, भाजपा पिछले 15 सालों से एमसीडी के अंदर राज कर रही है, आप भी पार्षद है 5 सालों से, ये भ्रष्टाचार वाला जो टैग है एमसीडी से क्यों नहीं हट पा रहा है सर? केजरीवाल पहले अपनी गिरेबान में झांके। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी का, कांग्रेस भ्रष्ट है, मायावती भ्रष्ट है, मुलायम सिंह भ्रष्ट है, अपना बिहार में लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्ट हैं, तब तो सभी को भ्रष्ट बोलते थे। आज सबसे समझौता करने के लिए वो तैयार हैं। वो जितने भी कांग्रेस के जो निगम पार्षद दिल्ली के हैं वो सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या वो ठीक हैं? क्या वो शुरू में आपने कहा कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है और आप उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। समाजवादी पार्टी के साथ अभी आपने देखा होगा कि 2 बड़े मंत्री इसके अरविंद केजरीवाल जी के मिलने के लिए गए, उनके घर पर गए। जब केजरीवाल जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हम सोचेंगे। मायावती का हम सबको मालूम है कि किस प्रकार से है, वो हर तरीके से वो अपनाना चाह रहे हैं और लोगों को उनकी जो महत्वाकांक्षा हैं वो कुछ अलग थी, दिखाने के लिए कुछ और हैं, करने के लिए कुछ और हैं। दूसरी बात आपने कही कि एमसीडी में भ्रष्टाचार को लेके कही। भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार है उतना किसी डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। चाहे वो डीटीसी घोटाले को लेके देख लीजिए, एक भी बस नहीं खरीदी गई। बसें पुरानी हैं, उन पे जो खर्च हो रहा है, जो उनके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, वो कहीं जितनी बसें हैं उससे कहीं अधिक ज़्यादा है उसके अंदर। तो भ्रष्टाचार तो खुद आप पीडब्ल्यूडी की रोड ये जो बन रहे हैं, ट्रैक बन रहे हैं, आप उसको देख लीजिए, उसमें के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, किस चीज़ की आवश्यकता थी, आप क्या चीज़ उसको दे रहे हैं उसके अंदर। शराब का जो ठेका खुलने जा रहा है उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। वो पहले मॉलों के अंदर होते थे, 800 से लेके आपने 2000 से अधिक ठेकों की अनुमति दे दी। यहाँ एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं खोला गया। कोरोना अगर दोबारा से लहर आती है तो आपने उसके लिए क्या इंतज़ाम किए हैं? वो इंतज़ाम तो छोड़िए, बस शराब पिलानी है दिल्ली को। 25 साल की उम्र से आपने 21 साल कर दिया। 24 घंटे आप कभी भी शराब पी सकते हैं, किसी भी कोने में पी सकते हैं, कहीं भी पी सकते हैं। तो ये नीति क्या है कि ये नीति क्या, ये भ्रष्टाचार खुद कहते हैं। आप अपनी गिरेबान में झांकिए कि आप दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, आपने बात की, लेकिन आप
राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, राज्य राजनीति की बात करें, तो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती कि भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल अन्य लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे लेकिन उनके साथ गठबंधन किया। लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने गए जो एनसीपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन वो अलग बातें हैं। चलिए अब बात करते हैं सर आदेश गुप्ता की, आपके राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो झुग्गी यात्रा चला रहे हैं सर। साथ साथ में मैं आपसे इसी के साथ जोड़कर एक सवाल पूछूंगा। विजेंद्र गुप्ता जी 2 बार से लगातार एमएलए हैं। जब दिल्ली के अंदर में 3 सीट केवल भाजपा की आई विधानसभा चुनाव में, तब वो एमएलए बने। इसके बाद में अब जब 8 सीटें हैं तब भी वो विधायक बने हुए हैं। तो क्या लगता है वो दोनों जो एक झुग्गी यात्रा चल रही है आदेश गुप्ता जी की और साथ ही साथ विजेंद्र गुप्ता जी की, वो 2 बार से एमएलए हैं, उनका आपको साथ मिलेगा 2022 के अंदर? उनकी वजह से क्या आपको कुछ आपके वोट बैंक बढ़ेगा या फिर आपको लगता है कि लोग आप पर विश्वास करेंगे दोबारा से? देखो, अगर लोगों ने जिताया है विजेंद्र गुप्ता जी को रोहिणी विधानसभा से, तो उनके काम की वजह से उनको जिताया गया है। और मैं पूरी चैलेंज के साथ कहता हूं कि जितने भी आप पूरी रोहिणी घूम लीजिए, आप सेक्टर 9, 13, 14, 7, 8, 15, 16 आप घूमेंगे, आपको खुद नज़र आ जाएगा कि इस पॉकेटों में एक भी झुग्गी नहीं है। पूरी विधानसभा के अंदर एक भी झुग्गी नहीं है। और जो झुग्गियाँ थी उसको विजेंद्र गुप्ता जी ने हटवाकर उनका पुनर्निर्माण कराया गया, उनको मकान दिए गए। तो ऐसी जो सोच है जो विजेंद्र गुप्ता जी की है, बहुत अच्छा। वो हर एक डीडीए पार्क के अंदर आज जो इंटरनेशनल ट्रैक होता है वो है हर डीडीए पार्क के अंदर। हर सेक्टर के अंदर कम्युनिटी हॉल है, कम से कम 8-10 करोड़ की लागत का। एक भी पार्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर जिम ना हो। पार्क तो छोड़िए, बल्कि जो सोसाइटी के अंदर के जो पार्क हैं, हर सोसाइटी के अंदर जिम है, कहीं बैडमिंटन कोर्ट है। और डिस्ट्रिक्ट पार्क एक ऐसा है कि आप वहाँ जाइएगा तो आपको एक स्वर्ग की अनुभूति नज़र आएगी जब सुबह सुबह आप जाएंगे। वहाँ ट्रैक भी है, वहाँ झूले भी हैं, वहाँ जिम भी है, अनेकों प्रकार की वहाँ ऐसी फैसिलिटी हैं जो एक रेजिडेंशियल के लोगों की आवश्यकता है। उसको ध्यान से उनको सुना विजेंद्र जी ने। आज ना यहाँ रोड की दिक्कत है, ना पानी की दिक्कत है, ना बिजली की दिक्कत है। ठीक है, तो अगर ये हुआ तो उनकी इच्छा शक्ति थी काम करने की। दूसरी बात, आप कहते हैं कि और जब विजेंद्र जी का जब दूसरा चुनाव था तो उसमें मेरा वार्ड भी जीता था। अच्छा, मेरा वार्ड भी उसके अंदर जीता था। अब जब आदमी जीतता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रयास होता है, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत होती है, कहीं ना कहीं उसकी लोकप्रियता होती है, कहीं ना कहीं उसका लोगों के प्रति जो एक रवैया है वो बहुत बड़ी उसमें काउंट होता है। तो यही सभी बातें हैं कि जो रोहिणी की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चाहे उससे पहले के विधायक रहे और जो अब वर्तमान में विजेंद्र गुप्ता जी हैं और पहले भी निगम पार्षद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से रहे हैं, तो सबने विकास का कार्य किया है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि जो विकास का कार्य है वो आगे भी निरंतर इसी प्रकार से बढ़ता रहे। बाकी आदेश गुप्ता की बात, आपने झुग्गी यात्रा की बात कही, तो झुग्गी यात्रा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर उसको बहुत ही सराहा गया। लोगों ने भी इसको सराहा कि ये झुग्गी वासियों के लिए कम से कम किसी ने पार्टी ने है कम से कम सोचा तो सही, उसके अंदर घुसे तो सही, लोगों की पीड़ाओं को तो समझे। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा। सर जाते जाते मेरे जल्दी से 2 सवाल हैं। सबसे पहले मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था सर, आपने कहा कि मेरा एक सपना है, जब आप नए नए निगम पार्षद बने थे उस दौरान का इंटरव्यू, आपने कहा कि मेरा एक सपना है कि मैं इस इलाके को, अपने वार्ड को ड्रीम वार्ड बनाऊँ। तो क्या लगता है कि ड्रीम वार्ड बनाने में कितना संभव हो पाए आप? साथ ही साथ में इसी के साथ एक जोड़कर मेरा सवाल है, क्या लगता है 2022 के अंदर में भाजपा आपके पास एक बार फिर विश्वास करेगी आपके पास, और साथ ही साथ क्या जनता आपके ऊपर दोबारा विश्वास करेगी? पहले तो मैं बताना चाहूँगा 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सीटें मिलेंगी तो भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी के इलेक्शन में मिलेंगी, क्योंकि जैसे अगर आप साउथ एमसीडी की बात करें तो वहाँ फंड में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ उनका खुद का अपना फंड है, वैसा भी फंड है। मगर जो नॉर्थ में है निगम पार्षद हैं, मैं खुद ही कहता हूँ कि मेरे को खाली आज के तारीख तक 75 लाख रुपए डेवलपमेंट के लिए मिला गया है, जिससे मैं कुछ भी नहीं करा सकता। कर्मचारी के नाम पे नहीं है, फिर भी लोगों से मिलना जुलना, उनके काम करना, उनकी मदद करना, ये मेरे खून के अंदर है और विजेंद्र गुप्ता जी का सहयोग यहाँ से मिलता रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी निगम के अंदर अपनी सरकार अवश्य बनाएगी। सर आपके ऊपर फिर एक बार विश्वास जताएगी भाजपा या जनता? बिल्कुल जताएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। हर एक भारतीय जनता पार्टी वो मोदी जी को भी देखते हैं कि जो मोदी जी की नीतियाँ हैं वो किस प्रकार से हैं। और दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, आज वो दिल्ली की जनता उसको जान चुकी है कि ये नीतियाँ सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद करने की नीतियाँ हैं। इसके अलावा ना इसमें कोई लाभ मिल रहा, ना किसी को कुछ फ़ायदा मिल रहा। धीरे धीरे, क्योंकि झूठ देखो दूर तक तो जाता नहीं है, झूठ धीरे 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 लोग अब जान चुके हैं ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, झूठे वादे करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है सरकार के अंदर। सर क्या लगता है कितना मार्जिन रहेगा आपका इस बार जीत का? और साथ ही साथ मेरा आपसे ये भी सवाल है, अगर आप दोबारा निगम पार्षद बनकर वापस आते हैं इस वार्ड के अंदर, क्या आपके काम है जो आपको लगता है कि मैं आकर अगले 5 सालों में ये करूँगा? देखो, काम तो जो एमसीडी का जो काम है वो डेली मर्रे का काम है। आज सफाई कर्मचारी नहीं आता, आज हॉर्टिकल्चर का कर्मचारी नहीं आया, आज कहीं नाली ब्लॉक हो गई, किसी का सीवर जाम हो गया। तो जो एमसीडी की जो प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, वो डे टू डे का काम है इसका। और बात रही डेवलपमेंट को लेके, अभी क्या है कि जो दिल्ली सरकार है वो फंड उतना नहीं दे रही, सारे हेड उन्होंने बंद कर दिए। डेवलपमेंट के पैसा मिलता था एक निगम पार्षद को, उसके बावजूद भी दोबारा से यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर आएगी और नई योजना और परियोजनाओं के साथ आएगी। और अब जो दिल्ली का विकास है वो कई अधिक विकास दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलेगा। और मैं यही चाहता हूँ, कई बार लोगों से सुना है, आप जैसे भाइयों से सुना है कि शायद इस बार एमसीडी एक होकर चुनाव हो, पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी सीट लेडीज़ होगी कौन सी जेंट्स होगी कुछ नहीं पता। मगर इतना मैं अवश्य कहूँगा कि जो भी यहाँ से खड़ा होगा वो भारतीय जनता पार्टी का, वो अवश्य यहाँ से जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, बताया कि किस तरीके से आपने और विजेंद्र गुप्ता जी ने मिलकर काम किए हैं इस वार्ड के लिए, चाहे वो भवन निर्माण हो, पार्कों का निर्माण हो, तमाम उनका डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत की थी एमसीडी के N59 पार्षद आलोक शर्मा जी ने। कैमरामैन दीपक के साथ मैं पवन, दिल्ली। धन्यवाद।